और मैराथन। आइए देखते हैं टेक्स्ट बुक का शॉर्ट नोट्स, जिसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें। ओके, तो पहला क्वेश्चन है द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ द सर्कुलर सीवर। हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ सर्कुलर सीवर पूछ रहा है। ओके ना। इंटरनल डायमीटर 100 सेंटीमीटर, रनिंग इन फुली एक्यूपेटेड क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाई। तो कहने का मतलब है कि हाइड्रोलिक रेडियस पूछ रहा है। तो आपको पढ़े होंगे, आपको इरिगेशन में, कि वो लैसी थ्योरी होता है, वो केनेडी थ्योरी होता है। तो दोनों का हाइड्रोलिक रेडियस का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जो व्याख्या किया गया है ना, एक केनेडी थ्योरी का है, जिसका फार्मूला होता है रेडियस बराबर A/P, और उसको मॉडिफाई करके फार्मूला D/4 बनाया जाता है। तो आपको जहाँ भी डाया देगा ना, तो समझिए कि A/D वाला फार्मूला लगेगा और D/4 वाला लगेगा, ठीक है ना। लेकिन उसमें पूछेगा तो उस फार्मूला हो जाता है 5/2 एफ स्क्वायर बट्टा में क्यू। ये फार्मूला हो जाता है। शायद कन्फ्यूज हो सकते हैं फार्मूला में, लेकिन 5/2 करके कुछ इस तरह से फार्मूला होता है, वो लेसी में होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप कंफर्म कर लीजिए यहाँ पे कि ये जो है ना केनेडी का फार्मूला है, A/P फार्मूला होता है, और इसी को मॉडिफाई करके D/4 कर दिया गया। जैसे मॉडिफाई कैसे किया गया वो देखिए। इसमें किया गया है कि मतलब एरिया जो है ना, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो πd², और सॉरी, एरिया का फार्मूला देखिए इसमें कहा गया है π/4d² है। ओके ना। और ये जो पी जो है ये वेटेड पैरामीटर है, तो वेटेड पैरामीटर का फार्मूला आता है πd। तो πd तो मॉडिफाई करेंगे तो πd² बट्टा में 4, तो यहाँ 4 जाएगा, बट्टा में πd हो जाएगा। इसको मॉडिफाई करेगा तो D/4 हो जाएगा। πd से πd खत्म हो जाएगा एगो, और डी बच जाएगा एगो, तो D/4 हो जाएगा। तो D/4 फार्मूला, तो आपको दिया हुआ है क्या चीज़, डी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में डी दिया है डायमीटर, तो 100/4, तो 25 आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 इन द डिजाइन ऑफ द टेंशन मेंबर यूजिंग द बोल्टेड कनेक्शन, नेट एरिया रिक्वायर्ड कैरी द डिजाइन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हो रहा है कि टेंशन मेंबर जो होता है ना, वो नेट एरिया पर डिपेंड करता है। तो नेट एरिया का फार्मूला क्या होता है वो बता रहा है। तो इसका फार्मूला डायरेक्टली पकड़ने के लिए, नेट एरिया का फार्मूला पकड़ने के लिए 1.25 बट्टा में जाएगा, ये याद रखिएगा और उसमें मार दीजिएगा। ऐसे फार्मूला होता है TU/FU/1.25। तो आपको नेट एरिया पूछेगा, जो टेंशन में नेट एरिया है, तो उसको बटा में 1.25 होगा ना, वो फार्मूला को कंफर्म कर लेना है। ओके, ऐसे 1.25 एक और में है, लेकिन ये मल्टीपल में है, यहाँ पे बटा में जाएगा। TU/FU/में 1.25 बटा बटा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मशीन विच ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पावर इनपुट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल मोटर हाइड्रोलिक पावर आउटपुट। कहने का मतलब है ना कि द मशीन्स विच ट्रांसफर द पावर इनपुट फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर से कह रहा है, हाइड्रोलिक पावर आउटपुट। तो जिसमें हाइड्रोलिक पावर आउटपुट होगा ना, वो पंप पे होगा। तो कहीं भी आपको हाइड्रोलिक पावर किसी तरह से लैंग्वेज दे दे, आपको हाइड्रोलिक पावर आउटपुट कहेगा तो पंप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिफिनेशन है 3-4 ठो। पंप क्या होता है वो कह रहा है, द हाइड्रोलिक मशीन दैट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द हाइड्रोलिक एनर्जी इज कॉल्ड पंप। तो उसको हम पंप कहते हैं। तो कहने का मतलब है ना कि द हाइड्रोलिक मशीन दैट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी, पहले मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी लास्ट में बोला कन्वर्ट करा हाइड्रोलिक में, तो हाइड्रोलिक का मतलब पंप हो जाता है। अब यार नोजल, इट इज द पाइप ऑफ द ट्यूब वेयरिंग क्रॉस सेक्शन, इट इज जनरली यूज टू द कंट्रोल द प्रेशर ऑफ द रेट ऑफ फ्लो। ओके, एक अराइवन रेट, नोजल जो होता है रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करता है। कंफर्म कीजिए कि नोजल जो होता है रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे है टरबाइन। टरबाइन हमेशा पूछा जाता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। द मेन फंक्शन ऑफ द प्राइम मूवर से हाइड्रोलिक टरबाइन कन्वर्ट द किनेटिक एनर्जी द वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जैसे किनेटिक एनर्जी जो होता है ना, ये टरबाइन का रहा है, किनेटिक एनर्जी जो होता है वाटर के द्वारा किनेटिक एनर्जी है, और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको टरबाइन कहते हैं। तो टरबाइन क्या होता है, जैसे बांध तो बनाया जाता है ना, टरबाइन उसी के बारे में कह रहा है कि कनेक्टेड एनर्जी जो होता है ना, वाटर के द्वारा मतलब मिलता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है तो टरबाइन हो गया। अब अगर बॉयलर, तो थोड़ा अल्टर सा है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट बुक हो गया, स्टैंडर्ड बुक हो गया, ऑर्डनरी मेजरमेंट बुक हो गया, फिर चेक मेजरमेंट बुक हो गया। तीनों को देखेंगे, उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मतलब अजम्पशंस है, उसको देखना है, मतलब अजम्पशंस नहीं स्टेटमेंट्स है, उसको देखना है सही है कौन गलत है। तो पहला अजम्पशन है ना, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक्स सो ओनली मेजरमेंट ऑफ द बिल्डिंग वर्क। सिर्फ बिल्डिंग वर्क के लिए मतलब यूज होता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक होता है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक सो ओनली मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग वर्क, मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग वर्क। स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक होता है ना, ओनली फॉर बिल्डिंग वर्क के लिए होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक किसके लिए होता है, तो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के लिए होता है, ठीक है। अगला
Ordinary measurement books are used for the purpose of checking the wheel contractor, while standard measurement books हेल्पफुल द प्रिपेयरिंग ऑफ रिपेयरिंग एस्टिमेट। कहने का मतलब ऑर्डनरी जो होता है ना, तो ऑर्डनरी मेजरमेंट बुक में याद रखिए कि रिपेयरिंग वगैरह होता है ना, उसके लिए जिम्मेवार है ऑर्डनरी मेजरमेंट बुक। तो ऑर्डनरी मेजरमेंट बुक कंफर्म कीजिए किसके लिए होता है, ऑर्डनरी ना। ऑर्डनरी जो होता है रिपेयरिंग के लिए होता है, और स्टैंडर्ड किसके लिए होता है, तो बिल्डिंग वर्क के लिए हो जाता है। ये दो का स्टेटमेंट इसमें सही है। तो चलिए इधर पढ़ते हैं हम। मेजरमेंट बुक, द मेजरमेंट बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, खाली मेजरमेंट बोला है, स्टैंडर्ड वगैरह नहीं बोला है, सिर्फ मेजरमेंट बुक कहेगा तो समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को ही रखता है, जो भी मटेरियल्स होता है उसका रिकॉर्ड्स वगैरह को रखता है मेजरमेंट बुक। स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक बोल दिया कि बिल्डिंग के लिए होता है। कोची बोले थे यहाँ पे, देखिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग वर्क्स, जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग होता है ना उसका मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है ना वो बिल्डिंग के लिए होता है, स्टैंडर्ड बिल्डिंग के लिए होता है। फिर ऑर्डनरी मेजरमेंट बुक बोल दिया आपको कि ये कहता है ना कि द मेजरमेंट बुक नॉर्मली यूज टू विच कंस्ट्रक्शन वर्क, रिपेयरिंग वर्क एंड मटेरियल सप्लाई वर्क रिकॉर्ड्स रिटेन। ऑर्डनरी में रिटर्न में रिकॉर्ड रहता है, और डायरेक्टली इसमें वो मैंने खास पॉइंट है कि ऑर्डनरी मेजरमेंट बुक किसके लिए होता है, रिपेयरिंग के लिए। चेक मेजरमेंट बुक, द मेजरमेंट बुक प्रिपेयरिंग एस डी ओ, इसको मैंने चेक मेजरमेंट बुक जो होता है उसको एस डी ओ मैंने तैयार करता है। दिस स्ट्रक्चरल आइटम्स लाइक फाउंडेशन डिटेल्स, अर्थ फिलिंग, स्टील फिटिंग, ये सारे के सारे जो होता है ना उसको में होता है, इसको एस डी ओ मैंने चेक मेजरमेंट बुक जो होता है ना उसको एस डी ओ मैंने तैयार करता है। जो चेक मेजरमेंट बुक है, चेक मेजरमेंट बुक उसको एस डी ओ तैयार करता है। इसमें स्ट्रक्चरल आइटम, फाउंडेशन डिटेल्स होता है, अर्थ फिलिंग होता है, फिर स्टील फिटिंग होता है, ये सारे चेक मेजरमेंट बुक में आते हैं। ओके डन। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लैट ग्रेविटेशनल एंड हम्प यार्ड आर टाइप ऑफ मार्सेलिंग यार्ड। कहने का मतलब है फ्लैट ग्रेविटेशनल एंड हम्प यार्ड आर द टाइप ऑफ मार्सेलिंग यार्ड, या मार्सेलिंग यार्ड का टाइप है फ्लैट वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक क्वेश्चन आ गया, ये मीन स्ट्रेंथ फार्मूला जो होता है ना उसके लिए फार्मूला है, उसके बाद ये क्वेश्चन है। देखिए पहले मीन स्ट्रेंथ का फार्मूला देख लीजिए, एस पी के प्लस 1.665 सिग्मा होता है मीन स्ट्रेंथ। एफ सी के बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। तो एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा होगा, तो एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा हो जाता है। ठीक है ना, तो एफ सी के करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो है, सिग्मा होता है स्टैंडर्ड मीन, स्टैंडर्ड मीन होता है वो कितना होता है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ या तो स्टैंडर्ड मीन कुछ कहा जाता है, बता रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, जो लास्ट में जो डेल्टा जैसा सिग्मा जो है ना उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है ना कि करेक्टरिस्टिक अभी नोट, मतलब करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है कि उसमें 5% ज़्यादा फेल नहीं होता है। इसमें दिया हुआ स्टैंडर्ड मीन दिया है 6 mm, उसके बाद कैसे बोलते हैं M40 दिया है, तो M40 मैंने करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गया। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो एफ सी के लगाइए आप 40, और उसके बाद प्लस है मीन स्ट्रेंथ में क्या है प्लस होता है, एफ सी के प्लस 1.65 प्लस होता है मीन में, तो प्लस हो गया। उसके बाद 1.65 सिग्मा, तो सिग्मा जो है तो 6 हो गया आपको स्टैंडर्ड मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन तो 6 हो गया। उसके बाद मल्टीपल कीजिएगा तो 40 मल्टीपल 9.9 हो जाएगा, 49.9 और 50 मेगा पास्कल, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीन स्ट्रेंथ पे हो गया। अब कह रहा है फेल्यूर ऑफ प्लेन डायरेक्ट स्ट्रेस, जो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है ना उसमें फेल्यूर प्लेन क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। डायरेक्ट स्ट्रेस होगा उसमें, डायरेक्ट स्ट्रेस फेल्यूर ऑफ प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन, डायरेक्ट लगेगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू 800/2007 बीम सेल बी डिजाइन द चेक फॉर, डिजाइन और चेक किसके लिए करते हैं, 800/2007 के हिसाब से बीम को किसके लिए डिजाइन करते थे और किसके लिए चेक करते थे वो बताइए बीम को। तो स्टिफनेस के लिए, बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए और बकलिंग के लिए। तीन को आंख बंद करके ध्यान लगाइए कि 2007 के टाइम IS कोड के हिसाब से काची काची मतलब हम चेक करते थे और डिजाइन करते थे बीम में। पहले स्टिफनेस के लिए, स्टिफनेस के लिए, उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए, फिर बकलिंग के लिए। डन, तो डन पहला हो जाता है किसके लिए, स्टिफनेस के लिए। ठीक है ना, स्टिफनेस होता है ना उसके लिए, स्टिफनेस के लिए, फिर बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए और बकलिंग के लिए। ओके ना, तो पहले किसके लिए, स्टिफनेस, स्टिफनेस जानते हैं ना, स्टिफनेस के लिए, स्टिफनेस के लिए, और बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए, बेंड जो होता है जानबे करते हैं कि बीम में बेंडिंग स्ट्रेंथ के लिए, फिर बकलिंग के लिए। तीन को के लिए हम करते हैं आपको चेक। पहला आंख बंद कीजिए, स्टिफनेस के लिए, बेंडिंग तो हमें करता है, बकलिंग के लिए भी करते हैं। ओके, अब देखिए लेवलिंग बिच द स्टाफ, इसमें गैप जो होता है ना उसको बारे में बात कर रहा है। लेवलिंग इन बिच स्टाफ एंड रीडिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स रिक्वायर्ड इज कॉल्ड, तो प्रोफाइल लेवलिंग कहते हैं। प्रोफाइल लेवलिंग ना अर्थ को जमीन को जो बराबर बराबर करते हैं ना उसी को बोलते हैं प्रोफाइल लेवलिंग। तो लेवलिंग विच स्टाफ एंड रीडिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, कह रहा है ना कि स्टाफ एंड रीडिंग, जो स्टाफ हुआ और रीडिंग हुआ तो उसके बाद जो डिस्टेंस होता है ना पॉइंट्स के बीच, दोनों पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस होता है मैंने स्टाफ के बीच और रीडिंग के बीच, तो उसी को बोलते हैं प्रोफाइल लेवलिंग। ओके, आगे चलते हैं।
इन अ लेवल क्रॉसिंग कैनाल एंड ड्रेनेज मिट्स ईच अदर। कहाँ लेवल क्रॉसिंग मिलेगा? जहाँ पे लेवल क्रॉसिंग सेम होगा वहीं पे ना मिलेगा। तो लेवल क्रॉसिंग जो होता है ना, लेवल क्रॉसिंग जहाँ क्रॉस करवाते हैं ना, तो लेवल क्रॉसिंग फोटो में क्रॉसिंग जो होता है सेम ही लेवल पर होता है नहर उहर का। अब देखिए, विच रिस्पेक्ट टू द प्लेन टेबल सर्वेइंग, ध्यान दीजिएगा, प्लेन टेबल सर्वेइंग टर्म्स ट्रेंगल ऑफ द ईरर, पहले ट्रेंगल ऑफ द ईरर, फिर ग्रेट सर्कल, फिर ग्रेट ट्रेंगल, रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन टेबल सर्वे टर्म्स ट्रेंगल ऑफ ईरर, पहला प्लेन टेबल सर्वे में ट्रेंगल ऑफ द ईरर, फिर ग्रिट सर्कल, ट्रेंगल ऑफ ईरर हुआ, फिर ग्रिट सर्कल, उसके बाद ग्रिट ट्रेंगल, ग्रिट सर्कल, ग्रिट ट्रेंगल, ग्रिट सर्कल, ग्रिट ट्रेंगल आर रिलेटेड टू द लेहमन्स मेथड। ये सब लेहमन्स मेथड से होता है। कौन सा? लेहमन्स मेथड। ओके, आगे चलिए, वही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब कह रहा है जोन ऑफ द ग्रेडिंग ऑफ द फाइन एग्रीगेट। अब पूछ रहा है कि फाइन एग्रीगेट जो होता है ना, उसका जोन कितना होता है? 4 को होता है कंफर्म। अब आगे देखिए कौन कौन जोन होता है उसके हिसाब से। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड 287 1993 क्लासिफाइड द टिम्बर एवरेज एनुअल रिस्पेक्टिव ह्यूमिडिटी जोन फोर्थ रीजन ऑफ द इंडियन मोर, तो 67 फोर्थ में कह रहा है वही ना कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी के हिसाब से जोन बांटा गया है टिम्बर का। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसके हिसाब से 4 जोन है टिम्बर का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट जोन जो होता है ना, उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होता है? 40%, लेस देन 40% होता है। फर्स्ट जोन का ह्यूमिडिटी कितना होता है? लेस देन 40% होता है। और उसके बाद सेकेंड का कितना होता है? एवरेज एनुअल रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 से 50% होता है सेकेंड का। और थर्ड का हो जाता है 50 से 67% होता है। उसके बाद बोले तो फोर्थ का मोर देन 67% होता है। तो कंफर्म कीजिए, आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी के हिसाब से टिम्बर को 4 जोन में बांटा गया है। पहला जोन होगा 40%, दूसरा है 40 से 50%, तीसरा है 50 से 67%, फोर्थ जोन है मोर देन 67% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के हिसाब से। तो वही पूछा गया फोर्थ जोन का, तो 67% होगा। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द कंटेक्ट सर्कुलर सीवर फुल डेप्थ डी। कहने का मतलब है ना कि मैक्सिमम डिस्चार्ज कब होगा? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज कंटेक्स्ट ऑफ द सर्कुलर सीवर, सर्कुलर सीवर रहता है फुल डेप्थ डी करेक्ट, फुल डेप्थ डी करेक्ट। मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑब्टेन्ड व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 0.95 डी, मैक्सिमम डिस्चार्ज इज ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम डिस्चार्ज कब पाया जाता है? व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो, मैक्सिमम डिस्चार्ज कब मिलेगा? डेप्थ ऑफ फ्लो 0.95 डी होगा तब। कहने का मतलब है कुछ में जब तक मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ 10 0.95 डी, मैक्सिमम डिस्चार्ज कब होता है? 0.95 डी रहेगा। तो आगे देखिए, हाँ अब बताया गया है कि लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड होता है उसके बारे में। तो लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड को हम क्या क्या नाम से जानते हैं? तो लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड को हम आउट टू आउट, इन टू इन मेथड से भी जानते हैं, सेपरेट एंड इंडिविजुअल मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या? आउट टू आउट, इन टू आउट मेथड से भी जानते हैं, और उसके बाद सेपरेट इंडिविजुअल वाल मेथड से भी जानते हैं। ओके ना। अब देखिए इसी को कहते हैं, एक और लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है उसी के बारे में, वो देख लीजिए आप क्या है। द वाल अलोंग द लेंथ ऑफ द रूम कंसिडर द, कहने का मतलब अलोंग द लेंथ है, कंसिडर द, लॉन्ग वाल कह रहा है कि अगर बाय द लॉन्ग वाल कह रहा है तो इसको कंसिडर करते हैं रूम में लेंथ के लॉन्ग। और वही कहेगा कि परपेंडिकुलर टू द लेंथ, जैसे लेंथ के लॉन्ग देखे ना, लॉन्ग वाल में लेंथ के लॉन्ग देखे और उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा तो शॉर्ट वाल के हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड यूज टू कैलकुलेट द एवरेज प्रेसिपिटेशन ऑफ द कैचमेंट, एवरेज प्रेसिपिटेशन के ना, तो आइसोहेटल मेथड। प्रेसिपिटेशन जो होता है ना, बारिश जो होता है उसको एवरेज, मतलब कैचमेंट एरिया को देखना है तो उसको आइसोहेटल का करेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें एक कहानी बताएंगे हम, कहानी को ध्यान से सुनिएगा, इसी कहानी पे क्वेश्चन बनेगा और 2-3 बार पूछा गया है कि अगर बाई द वे पाइप का सीरीज कनेक्शन होगा तो उसमें डिस्चार्ज जुटेगा या घटेगा, हेडलॉस जुटेगा या घटेगा, वही पैरेलल कनेक्शन में होगा तो जुटेगा या घटेगा। देखिए क्वेश्चन भी गलती हुआ है तो आप कंफर्म कीजिए, कहानी सुनाएंगे। इसमें कहानी ये है कि एक बार हम सारे दोस्त कॉलेज का पकड़ा गए थे स्टेशन पे, पटना में ही, राजेंद्र टर्मिनल पे ही, एक टीटी से। तो टीटी से तो हम सारे पैसे दिए थे, तो पैसे जब दिए तो डिस्चार्ज हुआ। तो डिस्चार्ज हुआ तो कितना सब पैसे दिए थे? 100-50 करके सब दिए थे, 500 डिमांड हुआ था तो 5 को 100-100 मिलकर डिस्चार्ज किए थे। तो पैसा को डिस्चार्ज किए, उसके बाद सब कुछ जोड़ के टीटी को पैसा दे दिए। तो फिर पैसा जो जोड़ के दिए वो हेड लॉस ना हो गया सबके, मैंने सर मैंने हेड पर भाई, हेड मैंने आदमी भाई, इतना जो लॉस हुआ वो कह रहा है। तो हेड लॉस जो हुआ ना वो सबके जूट को टीटी का दिया गया, और डिस्चार्ज जो हुआ सबका सेम हुआ। तो वही का हम लोग सब सीरीज में थे, ताकि सब साथ में साथ सीरीज में थे ना, पैरेलल थोड़ी थे, सब सीरीज में थे। तो वही यहाँ पे रिलेट करना है कि आपका पाइप अगर सीरीज कनेक्शन में होगा
पाइप आपका सीरीज कनेक्शन में होगा तो दोस्त को याद कीजिए कि हम सीरीज कनेक्शन में तो क्या थे, तो सबका डिस्चार्ज सम था, 100 रुपया सबका लगा था। उसके बाद हेड लॉस जो हुआ था तो सबका साथ में हुआ था हेड लॉस, तो सबका हेड लॉस जुट गया था और जुटने के बाद टीटी को पैसा दे दिए थे। तो आपको कह देगा आपसे कि सीरीज कनेक्शन में आपका पाइप है तो उसका हेड लॉस क्या होगा, जुटेगा, और उसका डिस्चार्ज क्या होगा तो सेम रहेगा। उसी तरह से पैरेलल को जस्ट अपोजिट समझ लीजिए कि अगर भाई देवे हम देखें सीरीज कनेक्शन में डिस्चार्ज, तो सीरीज कनेक्शन में डिस्चार्ज कुछ हुआ था, सीरीज कनेक्शन में डिस्चार्ज क्या हुआ था, सबका सेम था, तो इसमें डिस्चार्ज सबका जुट जाएगा। और उसमें हेड लॉस क्या था, जुटा था, तो इसमें हेड लॉस बराबर हो जाएगा पैरेलल में। ओके, जस्ट अपोजिट हो जाएगा सीरीज के पैरेलल। अब देखिए इसमें कह रहा है करोजन ऑफ रेनफोर्समेंट, जो रेनफोर्समेंट कोरोजन नहीं होता है, जंग लगता है, तो वही कह रहा है कोरोजन इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर अफेक्टेड से स्ट्रक्चर ड्यूरेबिलिटी ड्यू टू। कहने का मतलब है क्रोजन इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट, कंक्रीट जो होता है रेनफोर्स कंक्रीट उसमें क्रोजन लगता है, स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर और ड्यूरेबिलिटी ड्यू टू, क्या अफेक्ट पड़ेगा वो, मतलब क्रोजन के चलते वो बता रहा है। तो क्लोरिनेशन एंड कार्बोनेशन होगा, इसमें इफेक्ट क्या होगा, क्लोरिनेशन होगा, मतलब क्या बोलते हैं, क्रोजन के चलते क्लोरिनेशन होगा और कार्बोनेशन होगा, क्लोरिनेशन और कार्बोनेशन। डन, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, इसमें 3-4 क्वेश्चन लगातार हैं। अ चैनल इज सेड टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल, कोई भी चैनल को हमको कहना है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन व्हेन द गिवन मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर अ गिवन एरिया एंड स्लोप, एरिया और स्लोप के लिए मतलब मैक्सिमम डिस्चार्ज कहा जाता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द हाइड्रोलिक रेडियस एंड डेप्थ, हाइड्रोलिक रेडियस में एंड डेप्थ में फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपोजॉइडल सेक्शन, किसके लिए, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपोजॉइडल सेक्शन के लिए। यही तो मेन पॉइंट है, पूछेगा आपको कि मैंने सब इकोनॉमिकल होना चाहिए, तो किसके लिए, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपोजॉइडल सेक्शन के लिए। तो ट्रेपोजॉइडल सेक्शन के लिए पूछा गया था, ट्रेपोजॉइडल सेक्शन के लिए क्या होगा, हाइड्रोलिक रेडियस रिलेशन और डेप्थ में। तो ट्रेपोजॉइडल सेक्शन के लिए हाइड्रोलिक रेडियस और डेप्थ में क्या होगा मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए, तो रेडियस के लिए d/2 हो जाएगा, अगर ट्रेपोजॉइडल होगा तो d/2 हो जाएगा, ट्रेपोजॉइडल के लिए d/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन कहेगा तो बी और डी में रिलेशन क्या होगा, बी जो होगा 2 टाइम्स ऑफ डी हो जाएगा और रेडियस d/2 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर बाई द पहले तो ट्रेपोजॉइडल कहा तो रेडियस और डेप्थ में d/2 होगा, लेकिन अगर बाई द रेक्टेंगुलर भी कह दिया तो मोस्ट इकोनॉमिकल तो रेडियस बराबर d/2 ही हो जाएगा। और मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपोजॉइडल बोलिए देखिए d/2 हो जाता है। फिर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेंगल सेक्शन, तो ट्रेंगल सेक्शन कह देगा तो साइड स्लोप जो है 45 डिग्री होगा, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेंगल सेक्शन तो 45 डिग्री। और हाइड्रोलिक रेडियस में कुछ 1/2 हो जाएगा, कब, ट्रेंगल सेक्शन में 45 डिग्री नहीं तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर सेक्शन तब डेप्थ फ्लो मैक्सिमम वेलोसिटी 0.81 डी, कहने का मोस्ट इकोनॉमिकल सर्कुलर सेक्शन कहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ फ्लो मैक्सिमम वेलोसिटी 0.8 डी डेप्थ ऑफ फ्लो के लिए। फिर हाइड्रोलिक रेडियस मैक्सिमम वेलोसिटी 0.3 डी, कहने का मतलब जब सर्कुलर सेक्शन बोलेगा तब सर्कुलर जैसे ही 8 है तो 0 डेप्थ हो जाएगा 0.81 डी, और हाइड्रोलिक रेडियस बोलेगा तो 0.3 डी। ओके, डेप्थ का इस तरह से हो गया, रेडियस का इस तरह से, डेप्थ का 0.81 डी जैसे 0.81 डी, रेडियस के लिए 0.3 डी। ओके, आगे बढ़ते हैं। बल्क डेंसिटी, तो बल्क डेंसिटी का आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट फार्मूले पूछा गया है। तो बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नेट वेट ऑफ एग्रीगेट, मैंने नेट वेट जितना पहले था नेट वेट वो कहा गया है, तो नेट वेट ऑफ एग्रीगेट बटा में कैपेसिटी ऑफ कंटेनर ऑन लीटर, या तो फिर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लीटर वो कहा गया है। तो कहने का मतलब है कि बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो बल्क कब होता है, नेट जो वेट होता है उसी में ना कुछ हो जाता है, बल्क जाता है, तो बल्क डेंसिटी द नेट वेट ऑफ द एग्रीगेट इन केजी, पहले नेट वेट ऑफ द एग्रीगेट इन केजी, केजी में नेट वेट, उसके बाद कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इन लीटर, या तो फिर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लीटर, तो पहले नेट वेट ऊपर में डाल दीजिए और उसके बाद वॉल्यूम में लीजिए, लीटर में ले लीजिए। ओके, ये हो जाता है बल्क। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वही बोला गया फाइन एग्रीगेट का कितने जोन होते हैं, तो 4 को जोन होता है फाइन एग्रीगेट का। आगे देखिए बीच ऑफ द फ्लोइंग इन करेक्ट स्टेटमेंट अजम्पशन ऑफ थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग बीम, बीम के लिए इसमें फेल कौन होता है, तो सही याद कीजिए बाकी फेल कौन पकड़ लीजिएगा। तो यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी सभी जगह सेम होता है, आप जानते ही हैं। प्लेन सेक्शन रिमेंस प्लेन बिफोर आफ्टर बेंडिंग, ये भी जानते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए, बेंडिंग इन बीम के लिए। द मटेरियल होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, ये भी जानते हैं। तो 3 को सही है कि पहले मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी चेंज नहीं होगा, प्लेन सेक्शन रिमेंस प्लेन हो जाएगा, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक रहेगा, और इसमें जो आगे है इसे फर्स्ट गलती है। अब देखिए स्क्रैप वैल्यू आप जानते ही होंगे कि लास्ट में मतलब डेमोलाइज करके जो रेड वुड बचता है ना उसको बेच देते हैं, उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो वो वाला बहुत पुरान हो गया लैंग्वेज, अब नया लैंग्वेज में पूछता है। तो जंक ऑफ द डेमोलाइजेशन, जंक मैंने कूड़ा करकट बचा हुआ उसी को जंक बोलते हैं। जहाँ भी जंक आ गया तो स्क्रैप पे वैल्यू मारना है। तो जंक
और डोमेलाइजेशन वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चर कैलकुलेट एट द एंड ऑफ इट्स यूटिलिटी, माने इसका यूटिलिटी यूज जो था खत्म हो गया, स्पान दैट लॉस्ट ऑल इट्स स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी खत्म हो गया, एंड इट्स नियर द डेमोलाइजेशन इज कॉल्ड, माने अब तोड़ने के कगार पर है तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो जंक डेमोलाइजेशन, जो डेमोलाइजेशन करके जंक जो बचा ना रड वुड वगैरह, उसको जंक होके क्या बोलते हैं, तो स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। जंक बोलेगा तो स्क्रैप वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, स्क्रैप वैल्यू उसी का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ असेट प्रोबेबली व्हेन द यूटिलिटी ऑफ द कंसिडर जंक और स्क्रैप, माने जंक और स्क्रैप, यूटिलिटी जो था बच के जंक में कन्वर्ट हो गया तो उसी को स्क्रैप वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। अब आया बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू आप जानते हैं कि सालों साल जो मतलब आपका वैल्यू जो घटता है ना घर का या कोई बिल्डिंग का, तो उसी को वैल्यू को घटता है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसे बुक वैल्यू बोलते हैं। देखिए लैंग्वेज में लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ द एसेट प्रॉपर्टी shown in the account books in that particular year, the value of the asset property shown in the account books particular year, हाँ मैंने बुक्स में शो करता है पार्टिकुलर ईयर का, साल बाई साल, उसी को बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक है ना। तो बुक वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डिप्रिसिएशन। बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू जितना ओरिजिनल कॉस्ट हुआ से और टोटल डिप्रिसिएशन हुआ से उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डिप्रिसिएशन उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। मार्केट वैल्यू जो ओपन मार्केट में होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग, इसमें देख लीजिए विच ऑफ फ्लोइंग कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के फार्मूला डायरेक्ट पूछ रहा है, तो शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन, ये फार्मूला होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। तो कंफर्म कीजिए, शेयर जी में है ना तो रिजिडिटी, तो शेयर स्ट्रेस ऊपर आएगा, रिजिडिटी में शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन, स्ट्रेस ऊपर होगा रिजिडिटी में। ओके। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि आपको फार्मूला की चेजी कोफिशिएंट और रिलेटेड टू द मेनिंग्स रफनेस, तो मैंने चेजी में और मीनिंग्स में आपको से रिलेशन पूछ दिया। तो चेजी पर फॉर्मूला हो जाएगा 1/n r⁴ 1/6, यही चेजी और मीनिंग में क्या रिलेशन है वो पूछा गया, चेजी में और मीनिंग में। चेजी और मीनिंग में, तो मीनिंग बोला तो 1/n पहले ठोकी और सी से फॉर्मूला लगाइए। तो चेजी के लिए सी पर फॉर्मूला 1/n मीनिंग है, तो अब आर जैसे एन है उसी पर 1/6 कर दीजिए, तो आप 1/n r⁴ 1/6 ये फार्मूला हो जाता है चेजी में और मीनिंग्स में रिलेशन। तो क्या होता है 1/n, काहे कि मीनिंग बोला तो 1/n, फिर आर अवेश है, सॉरी आर सिर्फ है 1/n आर, आर के पावर 1/6, 1/n की तरह ही 6 हो जाएगा। ठीक है। तो याद कीजिए 1/n r⁴ 1/6 रिलेशन। विच ऑफ द विच लेवल हैज इंटरनल कंपनसेटर मैकेनिज्म टू ऑटोमेटिकली एडजस्टेंट दैट लाइन ऑफ साइट, ऑटो लेवल जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है ना वो लाइन ऑफ साइट हो जाता है। आगे चलते हैं, द केमिकल कंपोनेंट्स सच डाइक्लोरीथाइल ट्राईक्लोरीइथेन डीपीटी आर अप्लाइड ऑन द वुड प्रिवेंट, कहने का मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर कायदे लकड़ी पर अप्लाइड कर रहे हैं तो उसको इंसेक्ट से बचाने के लिए, इंसेक्ट क्या होता है तो कीड़े से बचाने के लिए आपको कोई भी केमिकल वगैरह अप्लाइड करते हैं इंसेक्ट से बचाने के लिए। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग नोट फंक्शन ऑफ द जीपीएस, इसमें से पूछ रहा है कि जीपीएस का फंक्शन क्या नहीं होता है। तो आप गधा देखिए क्या मारा है, मेजरिंग द टाइम, अभी अर्थ वर्क थोड़ी मेजर कर रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से मारना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग नोट फंक्शन ऑफ द जीपीएस, इसमें द मेजरिंग द टाइम इसका फंक्शन ही है। फिर मूविंग ऑफ द लोकेशन इन अनदर, माने लोकेशन जो होता है ना मूविंग, इधर से उधर मूव करना, वो होता है काम इसी का, जीपीएस का ही होता है। फिर मोनिटरिंग द एनी ऑब्जेक्ट पर्सनल मूवमेंट, माने मोनिटरिंग माने गाइड करना, एनी ऑब्जेक्ट पर्सनल मूवमेंट, उसका मूवमेंट वगैरह को गाइड करता है। तो क्या का फंक्शन होगा, पहला मेजरिंग द टाइम, टाइम को मेजर करता है जीपीएस, उसके बाद उसको मतलब मूविंग द लोकेशन, लोकेशन को बताता है कि स्थिति कहाँ है वो बताता है। फिर मोनिटरिंग द एनी मोनिटरिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन मूवमेंट, उसका पर्सनल मूवमेंट जो होता है ना उसका आपको मॉनिटरिंग करता है ये जीपीएस। तो तीन को बात इसमें देख लिए, पहला टाइम मेजर करता है, फिर लोकेशन को बताता है, फिर मॉनिटरिंग भी करता है। ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ द जीपीएस, क्या फंक्शन होता है जीपीएस का, पहला जीपीएस से रिसीवर से प्रोवाइड, जीपीएस जो होता है रिसीवर को प्रोवाइड करता है लोकेशन इन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एल्टीट्यूड, जीपीएस जो होता है लोकेशन जो प्रोवाइड करता है रिसीवर का वो लैटिट्यूड, जैसे लॉन्गिट्यूड फिर एल्टीट्यूड। दे आल्सो प्रोवाइड द एक्यूरेट टाइम, हाँ टाइम ही बताता है जीपीएस, लैटिट्यूड वगैरह बताए किया उसको टाइम भी बता देता है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग नोट द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, इसमें से कौन सा मेथड जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के लिए यूज नहीं होता है,
वो आपको ध्यान देना है कि कौन सा यूज नहीं होता है। तो बाकी आप ध्यान से पढ़िए, सब कंफर्म हो जाएगा। डिफ्लेक्शन के लिए, बीम के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। तो पहला मेथड है इंटरसेक्शन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। पहले इंटीग्रेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन से, फिर इक्वेशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द शेयर फोर्स इक्वेशन से निकाल सकते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। पहला इंटीग्रेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट से, इंटीग्रेशन ऑफ द शेयर फोर्स से निकाल सकते हैं। लास्ट में मोमेंट ऑफ मेथड से, मोमेंट ऑफ मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन मोहर सर्कल मेथड यहाँ नहीं यूज होता है। ठीक है, तो नोट कहा है तो मोहर सर्कल नहीं यूज होता है। तो कौन कौन निकाल सकते हैं, ये जापानी का इंटरसेक्शन ऑफ द बेंडिंग, इंटरसेक्शन ऑफ द शेयर, फिर मोमेंट मेथड से। और बाकी इधर मोमेंट मेथड से भी निकाल सकते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, मोमेंट मेथड से भी। और बाकी इधर शेड्यूल से दिया हुआ है। पहले डिफ्लेक्शन निकालने के लिए पहला डबल इंटीग्रेशन मेथड, डिफ्लेक्शन निकालना है ना, तो डबल इंटीग्रेशन मेथड, एरिया मोमेंट मेथड, फिर स्ट्रेन एनर्जी मेथड जिसको बोलते हैं कांटिजीनियस थ्योरम, कांटिजीनियस थ्योरम बोलते हैं, फिर कंजुगेटिव बीम मेथड, उसके बाद मेथड ऑफ सुपर पोजिशन। तो क्या मेथड हो गया, 5 को। पहला डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम डिफ्लेक्शन को निकाल सकते हैं, आंख बंद करके ध्यान लगाइए। फिर एरिया मोमेंट से भी निकाल सकते हैं, फिर स्ट्रेन एनर्जी मेथड या तो कांटिजीनियस थ्योरम, फिर कंजुगेटेड बीम मेथड, ये जानते हैं आप, फिर मेथड ऑफ सुपरविजन, इससे भी निकाल सकते हैं। ओके, 5 मेथड है। आगे बढ़ते हैं, वही आगे आपको सीरीज में और पैरेलल कनेक्शन में गलती हुआ था। अब देखिए यहाँ पे द ग्रेनुलर मटेरियल रेजिस्टेंस द स्लाइडिंग ऑफ द प्लेन विथ इन द सॉइल मास डिपेंड्स अपॉन द, तो किस पे डिपेंड करता है, अगर बाय द वे कोई भी सॉइल मास जो होता है स्लाइडिंग करता है तो किस पे डिपेंड करता है, तो स्लाइडिंग करेगा तो नॉर्मल फोर्स एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। अगर स्लाइडिंग करता है तो नॉर्मल फोर्स एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, तो नॉर्मल फोर्स पे और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है आपको। ठीक है ना, रजिस्टिंग स्लाइडिंग ऑफ द प्लेन, रजिस्टिंग ऑफ रजिस्टिंग मटेरियल रजिस्टिंग टू स्लाइडिंग ऑफ प्लेन, प्लेन को स्लाइड करता है तो किस किस पे डिपेंड करता है, तो नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद इंटरनल फ्रिक्शन पे, नॉर्मल फोर्स पे और इंटरनल फ्रिक्शन पे, जो नॉर्मल फोर्स होता है उस पर, नॉर्मल फोर्स होता है उस पर डिपेंड करता है। स्लाइडिंग करेगा तो नॉर्मल पे, कोई हार्ड फोर्स पे नहीं, जैसे मारे वैसे नहीं, नॉर्मल फोर्स और इंटरनल फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, द मेरेडियन दैट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द टेकन बाय फ्रीली मूविंग मैग्नेटाइज्ड नीडल कंपास इज कॉल्ड, हाँ फ्रीली मूविंग कौन करता है, तो मैग्नेटिक वाला मूव करता है। देखिए ये जो होता है दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, इसको कंफर्म कीजिए। इस फिगर में पूछा जाएगा आपसे ना कि बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, लेफ्ट पे साइड में इधर उधर कहूँ कहेगा, तो उसके लिए पूछ रहा है। तो सोल्यूशन देख लीजिए इसका, कहेगा द बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए और बी इज जीरो। ऐसा जो फिगर दिया हुआ है इसमें दोनों तरफ से फ्री हैंड रहेगा, मतलब दोनों इधर दोनों से सिंपली सपोर्ट रहेगा, बीच में लोड रहेगा साइड साइड से, मैंने 1/3 पे। तो कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि दोनों इंड जो होता है ना उस पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, ए एंड बी पे, सिंपली सपोर्टेड रोलर और हिंज। अगर रोलर और हिंज है तो बेंडिंग मोमेंट दोनों जगह पे लेफ्ट और राइट में जीरो हो जाता है, ए और बी पे दोनों जगह जीरो हो जाता है आपको बेंडिंग मोमेंट। कहा है कि गाइडर रोलर है, एक हिंज है। अब कह रहा है हेंस बेंडिंग मोमेंट ऑफ बोथ सपोर्ट इज सिंपली सपोर्टेड बीम इज जीरो। कहने का मतलब है बेंडिंग मोमेंट ऑफ बोथ सपोर्ट दोनों पे जीरो हो जाएगा। और इसी पे पूछा जाता है कि बीच सेक्शन में कुछ होगा, तो इसको इनफॉर्म बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में इनफॉर्म हो जाता है, इन्फॉर्म हो जाता है। बीच में जो है ना तो कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट का बीच में जो खाली जगह तो कांस्टेंट हो जाता है 1/3 पे। अगला क्वेश्चन है, बता देंगे। अब देखिए आपको सेमेंट टूमेंट में पढ़े होंगे कितना कौन प्रोपोर्शन हो जाता है वो, तो देखिए क्या क्या प्रोपोर्शन होता है। पहले होता है लाइम, फिर सिल्का, फिर एल्यूमिना, फिर जिप्सम, फिर आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, अल्कलीज। तो परसेंटेज क्या होता है, लाइम का 62 से 67%, सॉरी 62% या 62 से 65%, सिल्का 17 से 25%, एल्यूमिना 3 से 8% जानते ही हैं, जिप्सम 3 से 4% जानते ही हैं, आयरन ऑक्साइड 3 से 4% जानते ही हैं, मैग्नीशियम 1 से 3% होता है। डन है। मेन कंपोनेंट जो होता है इसमें कैल्शियम और लाइम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग नोट अजम्पशन ऑफ द रैंकाइन थ्योरी। रैंकाइन थ्योरी जो होता है ना, अपनी रेमा रानी को ले लीजिए, तो रैंकाइन थ्योरी उस पर डिपेंड कीजिएगा तो याद रहेगा। सॉइल कोहेसिव होता है, कभी रेमा अच्छी होती है नहीं, हमेशा पिनपिनाते रहती है, तो कोहेसिव कैसे हुई, वो तो भाई कोहेजन लेस हो गई ना। तो हमेशा रैंकाइन थ्योरी कोहेसिव हो ही नहीं सकता है, रैंकाइन थ्योरी कभी कोहेसिव नहीं हो सकता है, अपनी रेमा कभी कोहेसिव नहीं हो सकती है, वो बात है। तो ऐसी बात नहीं है कोहेसिव। सो रैंकाइन थ्योरी वर्टिकल बाउंड्री फॉर्म्ड बाय द वर्टिकल बैक स्मूथ वॉल सरफेस। कहने का तो जिसमें वर्टिकल वॉल जो होता है ना, तो रैंकाइन थ्योरी में स्मूथ होता है। सॉइल होमोजीनियस एंड ड्राई, सॉइल जो होता है हमेशा ड्राई होता है। रैंकाइन बोले ना कि कभी रेमा नहीं हो सकती है, तो हमेशा रैंकाइन जो होता है ड्राई होता है, वर्टिकल जो होता है स्मूथ होता है। सेमी इनफिनाइट मास ऑफ द सॉइल बाउंड बाय द हॉरिजॉन्टल सरफेस, वो कह रहा है। अब देखिए इसका अजम्पशन आगे दिया होगा। अब देखिए एक चीज कह रहा है
हाँ, इसमें डायरेक्ट कह रहा है कि प्राइमरी टर्नवर्स 2000 मीटर एंड द क्लोजिंग ईयर 10 है, देन द रिलेटिव क्लोजिंग ईयर क्या होगा? तो रिलेटिव क्लोजिंग ईयर का फॉर्मूला होता है ई बटा पी। रिलेटिव क्लोजिंग ईयर ना, तो ई बटा पी। तो ई कितना दिया है? क्लोजिंग ईयर ई इतना दिया है 10, और पी को चाहिए होता है पैरामीटर ऑफ टर्नवर्स 2000 है। तो इसमें आपको 10/2000 कीजिए, आ जाएगा आंसर इतना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? रिलेटिव भी तो पढ़िए दिए, ई बटा पी हो जाता है। अब आगे क्या चीज़ होता है वो देख लीजिए। आगे देख लीजिए, इसमें कह रहा है ना कि मतलब इंक्लाइंड एडिशनल द लेंथ ऑफ क्रैंक लेंथ होता है ना, जो बिल्डिंग वगैरह में यूज करते हैं, तो 45 डिग्री के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ कंफर्म करते हैं। देखिए जो देखिए ई पे है ना, द टोटल लेंथ ऑफ द प्रोवाइड ऑन द टर्म्स ऑफ द क्रैंक लेंथ। तो क्रैंक लेंथ जो टेढ़ाई से प्रोवाइड करते हैं ना, उसे क्रैंक लेंथ कितना होता है वो बता रहे हैं। तो पहले तो एडिशनल लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है डी बटा साइन थीटा माइनस डी बटा टी थीटा टेन थीटा। एडिशनल जो लेंथ होता है ना क्रैंक करेंगे तो डी बटा साइन थीटा माइनस डी बटा टेन थीटा, ये फॉर्मूला होता है डी बटा साइन थीटा डी बटा टेन थीटा। अब डिग्री दे देगा, उसको पूछेगा एडिशनल लेंथ है, क्रैंक लेंथ में एडिशनल लेंथ पूछेगा। बहुत सारा ऐसा टेबल है। तो क्रैंक लेंथ में एडिशनल लेंथ है 30 डिग्री के लिए क्या होगा, 45 डिग्री के लिए क्या होगा, 60 डिग्री के लिए क्या होगा, 90 डिग्री के लिए क्या होगा वो देखिए। तो 30 डिग्री सब में तीन तीन कम करना है, लास्ट में एक कम करना है। तो 30 डिग्री है तो एडिशनल लेंथ कितना होगा क्रैंक में? तो 0.27, तीन कम कर दिए। फिर 45 रहेगा तो कितना हो जाएगा? तो 0.42, इसमें भी तीन कम कर दिए। 60 है तो 0.57, उसके बाद 90 है तो 0.89। ओके, ये एडिशनल लेंथ हो जाता है, एडिशनल लेंथ क्रैंक लेंथ में। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया, आगे नहीं बढ़ना है। थैंक यू। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू।